Dear students, welcome to chemistry class. Here is नारायण बेरवा फिजिक्स केमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5th, इसमें स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन इन डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट देखेंगे। इस सेशन में क्या क्या होगा जिसके बारे में ब्रीफ जानकारी दे देते हैं, आधा मिनट लगेगा। एक तो हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में एक दो स्लाइड में हो जाएगी, और एक एसेंशियल नॉलेज जो चाहिए, स्पेशली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टर्म आ रही है उससे रिलेटेड, और नास्ट इक्वेशन का जो पिछली क्लास पढ़ा है सब एसेंशियल पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पता करेंगे थोड़ा सा, फिर से रिवाइज, और हाउ टू अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पे बात करेंगे, ये पढ़ेंगे। और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, नेक्स्ट इक्वेशन और इसकी रिलेशनशिप की हेल्प से हम ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें स्पेशली मैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट को शुरुआत से ऐसे देखिए कि हमने गैल्वेनिक सेल देखे थे, वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कैलकुलेट करना एक टफ वर्क था, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो जंक्शन पे जनरेट होता है, और ये जंक्शन जो है सेपरेबल नहीं है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं दो इलेक्ट्रोड का, तो इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। इसके फॉर्मूला तो हालांकि ये था, लेकिन अब इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये सेल करके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 असाइन किया गया, और दूसरे को कैथोड समझ के चले। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ये हाइड्रोजन को 0 असाइन किया था हमने, और कुछ की ये पॉजिटिव वैल्यू, कुछ की नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से आई। यानी कि अब यहाँ जो है ये, इसमें ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में ये कंपोजिशन था हमने, और कन्वेंशनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। इस पे हम डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से हमें इसकी हेल्प से एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया, एक तरफ हम जिंक या कॉपर या कोई और इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके हम ये वैल्यू लेके आए थे। क्लियर हो गए? ये वैल्यू की हेल्प से, इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम ईएमएफ ऑफ द सेल और इस सेल का ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखे थे। उसमें सीधा सा फॉर्मूला लगाया था, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया था, लेकिन अब ये हमेशा जरूरी नहीं था कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में रहे। यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 1 मोल कंसंट्रेशन चाहिए, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल हो तो प्रेशर की बात करेंगे हम, और कंसंट्रेशन एटलीस्ट 1 मोलर चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं रहती हैं, तो इसके लिए फिर हमने एक दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला। नेक्स्ट इक्वेशन को हम ज्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। क्या हुआ कि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो मिल रहा था स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए, तो ये सभी जगह सब पॉसिबल नहीं है कि ये का यूनिटी का नहीं हो, क्योंकि जैसे सेल को चलाएंगे बैटरी कंजप्शन होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो फिर उस टाइम क्या वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज रहेगी और क्या सेल पोटेंशियल ईएमएफ रहेगा, ये देखने के लिए अलग अलग कंडीशंस पे। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन दी, ये रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है, और गेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग टू रिड्यूस्ड स्टेट। क्लियर है? तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए बताया था कि ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, यहाँ नोट नहीं लिखा, ध्यान देना, यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला, माइनस ये फॉर्मूला दिया है। तो इसमें ये कहा कि ये सॉलिड स्टेट है, तो इस पे वेरी नहीं करेगा, इसकी यूनिट कंसीडर की जाती है। सॉलिड के लिए
कंसंट्रेशन टर्म अप्लाई नहीं होती है समझिए, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी एक ही यूनिक चीज है। तो ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्मेट हमको मिल गई थी। इसके बाद हमने इसको एक सेल डेनियल सेल पे अप्लाई किया, तो ये कॉपर के लिए, ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन। इसने हमें पर फिर पूरे सेल के लिए लिया, तो ये पूरे सेल के लिए इक्वेशन बनी। ये नेचुरल लॉग में है, ये 10 बेस लॉग में, और इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद सीधा सा सॉल्यूशन दे दिया कि इनकी सॉल्व करके रेडीमेड मिल गया, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक जनरलाइज्ड इक्वेशंस देखें तो जनरलाइज्ड इक्वेशन ये है। इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में ये कोएफिशिएंट जो है इसके पावर्स में चले गए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, और जब प्रोडक्ट होगा तो ये यहाँ पे माइनस साइन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट होगा यही, तब ये माइनस चलेगा, और यहाँ प्लस जब यूज करोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये नेक्स्ट इक्वेशन हम देख चुके हैं। इसके बाद एक और हमको प्रीवियस नॉलेज चाहिए, जो हम क्लास 11 में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो होता क्या, एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन इस तरह से लिखी जाए, तो ये प्रोडक्ट है सी एंड डी, उसके कोएफिशिएंट स्मॉल सी एंड डी है, उसके रिएक्टेंट ए एंड बी से मिली। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था के सी इक्वल टू, यानी के सी मतलब कंसंट्रेशन टर्म के रेस्पेक्ट में है ये, concentration of C raised to power its coefficient and concentration of D raised to power its coefficient T divided by concentration of A raised to power A small a and multiplied by with concentration of B its raised to power B। यानी इनका एक सीधा सीधा सा मतलब है, मैं जितने ये रिएक्शन कोसेंट की तरह ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ सिर्फ हम गैसेस के लिए प्रेशर टर्म यूज करते हैं, और सॉलिड के लिए कोई जरूर ये यूनिट कंसीडर की जाती है, तो वैल्यू भी हमने देखा था। और लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ये स्पेशली टर्म होती है, लिक्विड में भी प्योर लिक्विड के लिए हम उसको हटा दें, यानी बाइनरी सॉल्यूशंस होने चाहिए एटलीस्ट। तो ये हम इक्विलिब्रियम में, इसके साथ कुछ बेसिक नॉलेज जरूरी है। इसमें जो अपोजिंग रिएक्ट प्रोसेस है वो एक साथ होते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब होगा कि जितना ये सी एंड डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू रेट ऑफ अगेन फॉर्मेशन ऑफ ए और बी, और मतलब रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये खास कॉन्सेप्ट, इसी पे बात करेंगे। और इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट। अब इसका जो हम रेशियो ले, माना कि वो नहीं है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, तो वो हमको बताएगा कि वो किस लेवल पे है, इसको आगे फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है। ये नीचे क्लियर प्रिंसिपल में भी आपने सीखा था। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं दोनों के रिलेशन। देखिए इक्विलिब्रियम में आपने अभी देख लिया, और अभी ये चीज समझिए कि ये डेनियल सेल था। इसमें इनिशियली क्या होगा कि इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग टू दिस आयन, जिंक प्लस 2 आयन, एंड ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट में ऐसा होता है। अब माना कि ये कह रहा है कि आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है। ये मैंने वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं, लेकिन एक पहले हम पढ़े हैं उसी से दे रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इक्वल हो गए, तो करंट या वोल्टेज जीरो हो गया। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हमारी जो इक्वेशन थी ई सेल इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करके थी नेक्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म जीरो हो गई ई सेल, तो इसको हटा दिया, और अब ये मॉडिफाइड किया, तो देखिए इसको, इस रिमेनिंग टर्म को से दूसरी तरफ ट्रांसफर किया इक्वल के, तो ये पॉजिटिव टर्म हो गई, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और ये एक इक्वेशन मिल गई। और एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो हम जो इस कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो ये कैसी के इक्वल हो गया, केसी अभी जो लिखा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो वी कैन राइट दिस एज केसी। केसी लिखने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये 298 डिग्री केल्विन 298 केल्विन टेम्परेचर पे है, और
यहाँ देखेंगे आप इसका जो ये टर्म्स है, इनको कांस्टेंट सारी टर्म्स, ये टू को छोड़ लेते, टू इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है, तो इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो बाकी ये टर्म मिल जाती है हमको और लॉग के सी ये फॉर्मूला। अब हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ई सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो 1.1 वोल्ट है। ये रखने पे केसी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखिए केसी की वैल्यू लॉग केसी इक्वल टू दिस मच, और log केसी में से ये log शिफ्ट किया दिस साइड तो एंटी लॉग बनेगा, और एंटी लॉग करके ये वैल्यू ले लिया। इन जनरल ई सेल की ये फॉर्मूला बन गया। ई सेल इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केसी। ये लेकिन आया किसकी हेल्प से, नास्ट इक्वेशन की हेल्प से आया। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर सीबीएसई की प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल, लेकिन सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यही भी ये सेम आ जाता है। और इस साल तो संभावना इनकी ज़्यादा है एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जब हालात इस तरह के हैं तो बच्चों में उनको यही पता है कि ये ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ एक कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, रिएक्शन दी इन्होंने दिस, साथ में ई सेल दे दिया, तो यहाँ पे सीधा सा हमारे पास अभी अभी रिएक्शन पड़ी थी कि ई सेल इज इक्वल टू 0.0। जब तक आपको टेम्परेचर और उन सब के बारे में नहीं बताया, तो अब तक आपको स्पेसिफिक नहीं बताया, तो 298 कर कंसिडर करके ही चलना, और ये डायरेक्ट वैल्यू ले लेना। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2। 2 कहाँ से आया ये, सबसे पहले सॉल्व करने के तरीके हमारे ये कि एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, तो इससे हमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का पता चल रहा है। सिल्वर इज कन्वर्टिंग Ag प्लस टू Ag, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, और जिंक कॉपर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटिंग। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि log Kc की वैल्यू आप क्या पता करेंगे, तो ये इस सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब आप देखिए log Kc इज इक्वल टू ई सेल अपॉन 0.59 डिवाइड में आ गया, 2 इस पे चला गया, ये वैल्यू मिली। लेकिन लॉग है, लॉगरिथम, तो लॉगरिथम है तो एंटी लॉग लेना होगा, एंटी लॉग लिया तो ये जो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है एंटी लॉग के टाइम पे 10⁻⁴ में चली जाती है, और 0.6 की वैल्यू आप उसमें एंटी लॉगरिथम टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।